गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एसएस के इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेवलपमेंट। इन सेकंड चैप्टर वी हैव read about the different sector of economy, and in third chapter we will see what is the role of money and credit in economical development। अगर हम बात करें मनी की तो मनी क्या है? मनी इज अ यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम कह सकते हैं कि मनी इज एन एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन टुडेज वर्ल्ड। लेकिन अभी हमें थोड़ा बैक में जाना होगा, क्योंकि जो आज हमारे पास पैसे हैं, जो मनी का फॉर्म हम जानते हैं, वो शुरू से तो रहा नहीं है। पहले मनी की जगह पे कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे हम किसी सामान यानी गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, यानी किसी सामान के बदले हम कोई दूसरा सामान लेते थे। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती थी? इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि ज़रूरी नहीं है कि जो सामान हमें चाहिए सामने वाले को भी एक्सचेंज के बदले वही सामान चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जब हम सामान के बदले सामान लेते हैं तो उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसे हम कह सकते हैं बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी अ सिस्टम कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम प्रिवेल्ड। इन द बार्टर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। आपको पहले ही बताया कि पहले पैसे नहीं थे तो सामान के बदले ही सामान एक्सचेंज किया जाता था, तो इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन इसमें एक बात और क्या थी? बट in order for the barter system to prevail, double coincidence of wants has to be present। अब आप ये पूछेंगे मैम कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? यानी एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो सामान एक्सचेंज कर रहा है और जो सामान ले रहा है दोनों को सेम चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सामान हमें चाहिए वही आपको लेना हो, और जो आपको लेना हो ज़रूरी नहीं हो कि वो सामान हमारे पास भी हो। तो जैसे कि अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, सपोज देयर इज अ फार्मर। ठीक है, एक फार्मर है, ही हैज़ सम वीट। अब उसके पास जो सामान है उसके पास वीट है, और जो दूसरा है उसके पास क्या है? सूज है। लेकिन वहाँ पे एक और इंसान भी है जिसके पास क्या है? कपड़े हैं। अब दिक्कत क्या है? जिसके पास वीट है उसे सूज की ज़रूरत नहीं है, और जिसके पास क्लोथ्स है उसे वीट की ज़रूरत है। अब क्योंकि एक्सचेंज इन दोनों के बीच में होना है तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पा रहा है वांट्स की, क्योंकि गेहूं के बदले उसे कपड़े चाहिए, जबकि उसे कपड़ों के बदले क्या कहते हैं? जूते नहीं चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। ये बार बार आपको ध्यान में रखना होगा कि जो बार्टर सिस्टम है उसकी जो सबसे बड़ी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है या फीचर्स है वो ये कह रहा है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ द बार्टर सिस्टम। जिसका मतलब क्या है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन what a person wants to sell exactly what the other person wishes to buy। कि जो पहला व्यक्ति है जो सामान वो क्या करना चाहता है? बेचना चाहता है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो उस चीज़ को खरीदे ही, तब तो जाके होगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अदरवाइज ये जो एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो पहले समय में ये बार्टर सिस्टम था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म होने लगी, और उसकी जगह पे कुछ दूसरे सिक्कों को, दूसरे चीज़ों को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाने लगा, जो अभी हम आगे देखेंगे।
तो जैसा कि हमने देखा कि बार्टर सिस्टम की कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ इसकी प्रॉब्लम भी थी। तो अगर हम उनको क्वेश्चन आते हैं व्हाट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, तो वी कैन कंक्लूड विद दिस लाइन्स कि absence of a common unit with which to measure and state the value of goods and services। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे जो बार्टर सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी जो कमी थी या ड्रॉबैक्स था कि वो था कि उसमें कॉमन यूनिट नहीं था जिससे कि चीज़ों को मेजर किया जा सके और उनके वैल्यू को स्टेट किया जा सके। जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, कि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बार्टर सिस्टम में उसमें क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना ज़रूरी था जो कि हर समय पे पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट क्या है, लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट। अभी हमें कोई भी पेमेंट करनी होती है, हम कुछ कई किस्तों में करते हैं, इंस्टॉलमेंट में होता है, तो कुछ हम कैश में देते हैं, कुछ थोड़ी देर कुछ समय के इंटरवल के बाद देते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था, इसमें कोई फ्यूचर पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं था, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न करेंसी, तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो जैसे जैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ, समाज डेवलप होता गया, चीज़ें आती गई। तो अगर हमें सबसे पहले पूछा जाए कि मनी, तो मनी के बारे में हम क्या कहेंगे, मनी इज समथिंग दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। क्लियर है आपको, ट्रांजैक्शन होता है, आप सुनते होंगे कि ऑनलाइन हमने ट्रांजैक्शन किया, तो जो मनी है वो क्या है, मनी इज समथिंग दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज यूज्ड एज मनी। Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money। तो बार्टर सिस्टम में क्या था, हम एक्सचेंज करते थे गुड्स के बदले गुड्स को, तो लेकिन जैसे जैसे समाज डेवलप होता गया, तरक्की होती गई, जो लोगों का एक्सचेंज का पैटर्न था वो भी चेंज होता गया। तो कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इन अर्ली एजेस दे यूज्ड ग्रेन्स, कैटल्स एट्सेट्रा, वो आपको पता है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आपको मिडल एरा आया, बहुत सारे राजाओं ने इस पर शासन किया, कंट्री को रूल गवर्न किया, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड। तो उसमें क्या था, उन्होंने मेटालिक कॉइन्स को एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन यूज किया, जिसमें जो कॉइन्स होते थे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन सब के फॉर्म में होते थे, जिन पे उन राजाओं के नाम लिखे होते थे, एरा लिखा होता था। तो क्या हुआ आज, और अगर हम आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वी हैव सीन द रुपी इन अ फॉर्म ऑफ अ नोट, 2000 रुपी नोट, 5000 रुपी नोट, 500 रुपी नोट। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी यानी विच इज़ कॉल्ड करेंसी, अब हम उसको देखेंगे कि करेंसी कैसे यूज में आई और उसके क्या क्या हमारे लिए प्रॉफिट हैं। तो ठीक है बच्चों, आपने देखा बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस। तो फिर अब हम बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। तो जैसा कि आपको पता है, आपको बार बार बताया गया कि जो बार्टर सिस्टम था उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, तो उसका ये ड्रॉबैक था। फिर क्या हुआ, एक्सचेंज होने लगा चीज़ों का किसी और चीज़ों के बदले में, तो जिन्हें हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मनी या व्हाट इज़ मनी, हम इसको मनी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। मनी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से हम कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी सामान आसानी से ले सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो अगर अब हम आगे बात करें तो हम पहले थोड़ा पीछे जाएंगे। अगर हम अर्ली एज की बात करें, अर्ली एज तो जो एक्सचेंज था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो क्या था, हम एज अ फॉर्म ऑफ कैटल्स,
एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, या कुछ वैल्यूएबल एसेट होते थे। उनके बदले अर्ली एजेस में जब नई नई सोसाइटीज़ बनी थी, मानव ने डेवलपमेंट करना शुरू किया था, तो वो एक्सचेंज के लिए इन सारी चीज़ों को यूज करते थे। फिर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में नियोलिथिक एज और क्या कहते हैं मेजोलिथिक एरा। तो समय के साथ साथ जो मीडियम था वो चेंज होता गया। फिर अगर हम मिड टर्म की बात करें यानी मिडवल एरा की, तो उसमें क्या हुआ था, क्या आ गए थे, मनी के फॉर्म में कॉइन्स आ गए थे। ये कॉइन्स सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एट्सेट्रा, मतलब जो रुपए थे, जो सिक्के बनते थे, जिन्हें हम मुहर के नाम से जानते हैं। आपने दादी दादा बाबा लोग के मुंह से सुना होगा कि हम लोगों ने तो सोने की गिन्नियाँ देखी हैं, सोने की मोहरें देखी हैं। तो क्या हुआ, अब एक्सचेंज कैटल और ग्रेन से बढ़कर किस में हो गया, सिक्कों के रूप में होने लगा। गुप्त एरा, चाहे गुप्ता पीरियड की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी डिनेस्टी की बात करिए, हर एक राजाओं ने सिक्कों का प्रचलन किया था और सबका अपने अकॉर्डिंग, किसी ने गोल्ड कॉइन यूज किया, किसी ने सिल्वर कॉइन यूज किया और किसी ने कॉपर को यूज किया। तो ये तो हो गया हमारा एंशिएंट टाइम ऑफ एक्सचेंज। अब अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, करेंसी। करेंसी जिसे हम कहते हैं रुपी, यानी एज अ फॉर्म ऑफ मनी। तो करेंसी किस में होता है, इट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो अगर ये पीस ऑफ पेपर है तो इसकी वैल्यू कैसे हो गई, तो देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट रीजन वाई मनी इज़ वैल्यूएबल। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, इट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको ये बात पता है ना कि जो हमारी करेंसी, जो हमारे रुपए छपते हैं, वो कौन इश्यू करता है, मतलब किसके कंट्रोल में होता है, वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसके बाद आपने हमेशा नोट में पढ़ा होगा जिसमें ये लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने की शपथ लेता हूँ या जो करता हूँ। तो वो कहाँ से इश्यूड होता है, इट इज़ इश्यूड बाय आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, आखिर रुपए की वैल्यू क्यों है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड, इट इज़ such a medium of payment that nobody can deny to take in rupee form। मतलब जो रुपए हैं उनकी वैल्यू आप इससे समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिससे हम कोई डील करते हैं और उसे हमें पेमेंट करना हो, और अगर हम उसे रुपी यानी कैश में देते हैं तो वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा बनी रहेगी। जो कि वैल्यू का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इश्यूड बाय आरबीआई। तो इतना क्लियर है। अब हम इसी से आगे पढ़ेंगे जो मॉडर्न करेंसी है उनका अब बैंक के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं।